नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आयो मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। तो आज मेरी टाटा के साथ ड्राइव शेड्यूल थी और मैंने टाटा एल्ट्रॉस चला ली है और यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने ऑनेस्ट ओपिनियन इस कार को देने के लिए। कार के अंदर बैठकर मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि दोस्तों वो जो कार मुझे चलाने के लिए मिली थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो भाई पिछले 4-5 घंटे से धूप में खड़ी हुई थी और इतनी तपती हुई कार थी वो। ऑब्वियसली इसमें टाटा की क्या गलती है, पर इससे एक अच्छी बात ये हुई कि एसी का टेस्ट फटाफट से हो गया और एसी के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस पूरी इतनी तपती हुई कार की, जिसका स्टीयरिंग भी जल रहा हो, गियर लीवर पे हाथ रख दो तो जल जाए, इस कार ने आई थिंक 3 से 4 मिनट मैक्सिमम में उसको बैठने लायक एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो एसी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा क्योंकि आज बहुत ज्यादा ही धूप थी दिल्ली में और अभी जुलाई चल रहा है तो गर्मी काफी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंड वाला सीन है। तो एक काम करते हैं, जब एसी की अच्छी बात से शुरुआत हो चुकी है, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को पहले कवर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा टाटा मोटर्स को। मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट में अगर मैं हैचबैक की बात करूं, आज की डेट में जो वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार या फिर जो आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील करा दे, दैट इज टाटा एल्ट्रॉस। पहले तो थोड़ी बहुत मुझे ठीक ही लगती थी, पर अब जो एक माइनर होता है ना कि कुछ कमी पेशी थी, वो भी टाटा मोटर्स ने दूर कर दी है। और यहाँ पर अगर मैं कार के इंटीरियर्स की बात करूं तो डेफिनेटली बैठने के बाद मुझे लगा कि हाँ भाई, मैं किसी गाड़ी में बैठा हूँ बढ़िया। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई सस्ती गाड़ी है व्हाटसोएवर। इट वाज इंप्रेसिव बैठ के चलाने में। और जो एक सीट की अगर मैं बात करूँ कुशनिंग की, वो भी काफी अच्छी थी। मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, सीट्स काफी अच्छे से आपको ग्रैब कर लेती है। और इनफैक्ट अगर मैं स्पेस की बात करूँ अंदर बैठने के बाद, तो मुझे लगता है कि काफी ब्रीदी कैबिन था, इतना ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई घोटी सी कार है। नेक्स्ट पॉजिटिव चीज जो मुझे इस कार की बहुत दमदार लगी दोस्तों, वो है कार के ड्राइविंग डायनामिक्स। ये जो कार है भाई, जब आप इसको रेव करते हो, भगाते हो, मैं देखो ज्यादा तेज नहीं भगा पाया क्योंकि मैं दिल्ली में चला रहा था, तो आई थिंक मैक्स मैं 70 के आसपास ही जा पाया था। तो 70 पे भी मुझे काफी स्टेबल लगी। मैंने इसका स्टीयरिंग वेयरिंग हिलाया विलाया तो बढ़िया तरीके से मैनेज हो पाया। अब मैं पूरी वीडियो बनाना चाहता था। एक और कड़वा सच ये भी है कि मेरा जो फोन है, आप जब नॉर्मली 4K पे अगर शूट करते हो और बहुत ज्यादा ही गर्मी वाले एटमॉस्फेयर में हो, तो वो शूट ही नहीं करता फोन आजकल। तो ये भी एक रीजन है कि मैं उस इतनी तपती कार में ज्यादा शूट कर नहीं पाया। तो ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में कार बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट पॉजिटिव चीज है कार का सस्पेंशन। इस सेगमेंट में आने वाली काफी सारी कार्स के मुकाबले मुझे इस कार का सस्पेंशन काफी ज्यादा लॉजिकल लगा। और आपको तो पता है कि दिल्ली की सड़कें कैसी हैं, कुछ अच्छी हैं और कुछ तो बिल्कुल ही माशाअल्लाह है, तो वहां पे बढ़िया टेस्टिंग हो जाती है। तो सस्पेंशन वाइज भी ये कार काफी अच्छा परफॉर्म कर गई। अब आपको तो पता है कि मैं कार्स को ठोक पीट के चेक करता रहता हूँ, तो टाटा की कार्स में इनकी जरूरत पड़ती नहीं है, पर फिर भी मैंने अपनी एक सेटिस्फैक्शन के लिए बोनेट वगैरह देखा, थर्ड वगैरह देखा कार के डोर्स का। तो ओवरऑल जो कार का एक बॉडी शेल होता है, आजकल तो एक नया ट्रेंड चल रहा है ना कि कार बाहर से मजबूत नहीं है तो क्या हुआ, अंदर से तो आप सेफ हो। यानी कि बाहर से टूट गई तो कचूमर हो जाए, पर अंदर से आप सेफ हो, तो लो भाई 5 स्टार, ये लो 4 स्टार। टाटा के केस में आपको जो आउटर शेल है, जो शीट मेटल क्वालिटी है, वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव मिलती है। तो यहाँ पर भी एल्ट्रॉस ने काफी अच्छा मुझे सेटिस्फाई किया। अब यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जिसकी ना मैं बुराई कर पाया ना मैं अच्छाई कर पाया, वो है एल्ट्रॉस का स्टीयरिंग। अब कई जगह मुझे ऐसा लगा कि ये जो स्टीयरिंग है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरीके से इस सेगमेंट की बाकी कार करती है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी इंटेंसिटी से मैं लेफ्ट या राइट कट मारना चाह रहा था, मुझे स्लाइटली यहाँ पर लेटेंसी फील हुई, यानी कि थोड़ा डिले फील हुआ। यूजुअली मैं इस तरीके के स्टीयरिंग को नॉन टेक्निकल अपने शब्दों में कहना चाहूंगा स्लीपी स्टीयरिंग। स्लीपी स्टीयरिंग से मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी स्पीड में एक एक्सपीरियंस ड्राइवर जो है कार को काटना चाहता है, उतनी स्पीड में कार रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अब मेरे ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि स्टीयरिंग बेकार है, खरीदने लायक नहीं है, क्योंकि इसका एक एडवांटेज भी है जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे मैंने बोला, मैं इसको स्लीपी स्टीयरिंग बोलता हूं, तो इसमें फायदा क्या होता है, अगर आप एक न्यू कार बायर हो, आप फर्स्ट टाइम कार बायर हो, तो ये आपके लिए लॉजिकल है, क्योंकि कई बार जो नए ड्राइवर भाई होते हैं वो अनुमान नहीं लगा पाते और एकदम से स्टीयरिंग काट देते हैं। तो एल्ट्रॉस के केस में क्या है, वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है आपको। आपने थोड़ा सा यू करा तो धीरे धीरे कार वहां पे टर्न होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉजिकल चीज है, इसमें कुछ भी मुझे इलॉजिकल नहीं लगा। पर अगर आपको ऐसे शख्स हो जिसने बाकी ब्रांड्स की कार को चलाया हुआ है, या फिर आप स्टीयरिंग सेंसिटिविटी को समझते हो, तो मुझे लगता है कि आपको ये लेटेंसी फील होगी कि टर्न लेते टाइम ये थोड़ा सा जो है माइनर कुछ मिली सेकेंड्स में डिले चल रहा था, मुझे ऐसा। बट ओवरऑल जो अच्छी बात मुझे स्टीयरिंग की लगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे हंडे वगैरह में होता है, जब मैंने पूरा यूटर्न मार के स्टीयरिंग को छोड़ा
तो उसने जो रोटेशन होती है स्टीयरिंग की पूरी वो काफी बढ़िया हुई, तो वहां पर वो पास हो गया। तो यहां पर हम इसको टाई रखेंगे। स्टीयरिंग बहुत अच्छा नहीं है, बेंचमार्क के हिसाब से टॉप ऑफ द लीग नहीं है, बट एक न्यू ड्राइवर के हिसाब से काफी लॉजिकल है। पर अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तो ये चीज आपको फील हो सकती है, जब टेस्ट ड्राइव लो तो डबल चेक कर ले। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इस कार के इंजन के बारे में, क्योंकि जो वेरिएंट में चला रहा था वो सीएनजी पेट्रोल दोनों वाला था, मतलब सीएनजी था। तो मैंने इसको सीएनजी में भी ड्राइव किया और पेट्रोल में भी। तो मैं आपको साफ साफ बताऊं, सीएनजी जैसे टाटा मोटर्स की है वैसी ही सीएनजी है, क्योंकि आपको कुछ ऐसा एहसास नहीं होने वाला कि यार कुछ नया हो गया। जैसे टाटा मोटर्स की यूजुअल सीएनजी में कार चलती है वैसी ही आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। इनफैक्ट यार देखो, सीएनजी आप कोई भी कंपनी की ले लो, परफॉर्मेंस ज्यादातर कार्स की ना सेम ही रहती है और उतनी स्मूथनेस आपको नहीं मिलती सीएनजी में एज कंपेयर टू जो आपको पेट्रोल में मिल जाती है। तो सीएनजी को लेकर मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहता। आई फाइंड सीएनजी को एट लॉजिकल एंड डिसेंट, क्योंकि सीएनजी ऐसी हो। पर अगर देखो मैं पेट्रोल की बात करूं यहाँ पर, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है पर्सनल, देखो मैं आपको बिल्कुल सच बताना चाहूंगा यहाँ पे। ये जो कार है, आई मीन नॉट ये वाली, इसमें तो मैं बैठा हूं, ये तो मेरी कार है। जो एल्ट्रोज है, अगर आप उसको बाकी ब्रांड से कंपेयर करने बैठोगे, अगर आपने किसी ब्रांड की कार पहले चलाई हुई है, मारुति, हुंडई, होंडा, तो आपको इंस्टेंटली स्पॉट ऑन आएगा माइंड में कि मुझे उतनी स्मूथनेस नहीं मिल रही है, स्पेशली गियर शिफ्टिंग के टाइम पे, या फिर जब आप इंजन को रेव करते हो तो वहां पर उतनी स्मूथनेस नहीं आएगी। पर अगर आप एक फर्स्ट टाइम कार बायर हो तो इस चीज से आपका कोई लिंक नहीं होना चाहिए, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार है 3 सिलेंडर कार है 1.2 लीटर, तो मुझे लगता है उसके हिसाब से ये ऐसा ही परफॉर्म करेगी। देखो, अगर आप इंडियन कार मार्केट को समझने की कोशिश करोगे, जो ब्रांड्स आपको चीजें ऑफर करते हैं ना, मैंने अपनी वीडियो में कई बार बोला है, एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला हिसाब किताब है। यानी कि कान यहाँ से पकड़ लो या यहाँ से पकड़ लो तो एक ही बात है। टाटा मोटर्स आपको एक कॉम्बिनेशन दे रहे हैं जिसमें सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं, तो वहां पर माइनर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपका विजन या फिर गोल कुछ इस तरीके से है कि यार मुझे कार रखनी है 12-15 साल, उस केस में मैं टाटा एल्ट्रोज रेकमेंड नहीं करता हूं। पर अगर आपका गोल ये है कि कोई बात नहीं, अगर मेरी कार 15-12 साल नहीं चलती, जितना भी चल रही है, मैं एक सेफर शेल में बैठा हूं, एक सेफ कार में बैठा हूं, तो ये कॉम्प्रोमाइज वर्थ इट है। क्यों? क्योंकि आपको सेफ्टी काफी अच्छी मिल रही है कार की, एक प्रूवन सेफ्टी है। टाटा का एक ट्रैक है भाई सेफ्टी को लेके, कि अगर आप ये कार खरीद रहे हो तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो सेफ्टी के मामले में, फॉर श्योर। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किन्हें ये कार खरीदनी चाहिए? अगर आप एक न्यू कार बायर हो, आपने कभी कोई बाकी ब्रांड्स की कार नहीं चलाई है और आपको ये कार चलाने में कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता है, तो बाय दिस कार। या फिर अगर आप कोई ऐसे कार बायर हो जिसकी प्राथमिकता अपनी सेफ्टी पहले है, कि मैं पैसा दोबारा लगा लूंगा, नहीं चलानी मुझे 12-15 साल, कोई बात नहीं, मैं सेफ रहना चाहता हूं, मैक्सिमम प्रोटेक्शन चाहता हूं मैं इन केस ऑफ एनी बैड टाइम्स, उस केस में भी यू शुड गो एहेड एंड बाय दिस कार। किसको ये कार नहीं खरीदनी चाहिए? जो एक ड्राइव एंथुसियास्ट है, जिसको परेशानी लगती है कि यार मेरा स्टीयरिंग मुझे महसूस करा रहा है कि कार में कोई प्रॉब्लम है, या फिर गियर शिफ्टिंग के टाइम पे मुझे इतनी स्मूथनेस क्यों नहीं मिल रही, खटक 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 वाले गियर शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर यार मुझे ज्यादा पेपीनेस चाहिए अपनी कार से, मुझे माइलेज और भी ज्यादा चाहिए, उस केस में दिस इज नॉट द राइट कार फॉर यू माय फ्रेंड। उसके लिए आपके पास बेटर ऑप्शंस और भी अवेलेबल है। बाकी डेफिनेटली एल्ट्रोज एक ऐसी कार जरूर है कि लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं अभी इसको, क्योंकि मार्केट में एक नई चीज है और एक नयापन लग रहा है। तो जब मैं इसकी टेस्ट ड्राइव ले रहा था तो कुछ लोगों ने देखा भी झांक जाकर दूसरी कार से कि भाई ये क्या आइटम चल रहा है, क्योंकि अभी न्यू एल्ट्रोज रोड पे इतनी नजर नहीं आ रही। अदर देन दैट, अगर मैं इस कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो मुझे काफी ज्यादा लॉजिकल लगा, बहुत फास्ट था, इंस्टेंट था, मुझे कोई डिले इसमें नहीं लगा। तो कार के अंदर जो टेक आपको मिल रहा है सही था। और ये वाली जो एल्ट्रोज थी, मैं बिना उन अपने साथ वाले कलीग को बताए चारों तरफ से उसको देख कर भी आया और मैंने देखा कोई फिट एंड फिनिश के इश्यूज तो नहीं है, तो मुझे इस बार नहीं कोई ऐसा इशू लगा। सारे पैनल्स वगैरह सब कुछ टिप एंड टॉप था। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते दोबारा किसी और दिन। मेरा नाम है हिमांशु। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।